सर आप तो झटका दे रहे हैं एकदम शुरू में ही। अब ये क्या बात हुई कि पिछले साल राहत दी गई और इसका मतलब ये है कि अगले साल यानी इस साल राहत नहीं मिलेगी? मैंने ये बोला है कि ना एग्जेम्पशन के स्लैब में कोई राहत होने की संभावना नहीं दिखती। 5-5 लाख % बढ़ता जाएगा और 4-4 लाख रुपए 24 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रेजिम में जो पिछले बजट में आया है। कुछ एक लाख रुपए या कुछ एक हजार रुपए हमारे बच गए, लेकिन सरकार के खाते में जानते हैं कितने का लगा है फटका? 1.5 लाख करोड़ रुपए का। अपने घर में तो लाठी डंडा भाला तलवार सब मजबूत तो सब करते हैं, तो हमारी सरकार भी करेगी, कुछ नए हथियार खरीदेगी, कुछ नए एयरक्राफ्ट के डील होंगे, तो इसके लिए बजट एलोकेशन तो बढ़ाना होगा। जब इतने कम पैसे बचे हैं तो आप कहाँ पीपीएफ और एसआईपी के चक्कर में पड़ेंगे? आप खाओ पियो ऐश करो, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। क्या इस बार आम बजट 2026 आपकी जेब में ज्यादा पैसे की बचत कराएगा या टैक्स का बोझ और बढ़ेगा? 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन इस बार का बजट पिछले सालों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सिर्फ टैक्स स्लैब नहीं बल्कि 60 साल पुराना कानून भी बदलने जा रहा है। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख होगा या इससे भी ज्यादा होगा या वहीं पर रहेगा यानी 75,000? क्या पति और पत्नी एक साथ मिलकर टैक्स भर पाएंगे जिससे टैक्स की बचत उनको हो सकती है? और क्या होम लोन पर अब और राहत मिलेगी? सवाल बहुत सारे हैं, सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि हर बार अपेक्षा बहुत होती है। इनकम टैक्स सच में कम होगा या सिर्फ उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी? ईएमआई, महंगाई, बच्चों की स्कूल की फीस, किराया, सरकार आम आदमी को क्या राहत देने जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं शिशिर जी, बहुत सारे सवाल हैं और हर बार सवाल होते हैं। खास मेहमान का पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूं। शिशिर जी हमारे साथ, हमारे navbharattimes.com के बिजनेस एडिटर, वो जुड़ चुके हैं। और कमलेश जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप और साथ ही साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। और हम आपका और इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे सकते हैं कि आप रवि राजन एंड कंपनी LLP के टैक्सेशन पार्टनर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ICAI की तरफ से क्या सरकार को प्रपोजल दिए गए हैं आम आदमी की राहत के लिए, वो भी जानेंगे। लेकिन शेषर जी, हम तो आम आदमी तो यही चाहता है कि भैया सब कुछ टैक्स फ्री हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी टैक्स से देश की तरक्की और विकास होता है। क्या उम्मीद क्या कर रहा है? किस तरह के फोन घनघना रहे हैं आपको? लोग उम्मीद जता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? किस तरह की अपेक्षा है? देखिए, इस बारे में मैंने भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की, कुछ अधिकारियों से भी बात की, पत्रकारों से भी बात की। सबका कहना ये है कि इस सरकार की ऐसी परंपरा नहीं रही है कि हर साल आपको भर भर के गिफ्ट मिले, खास करके इनकम टैक्स में। पिछले साल ही इनकम टैक्स जो है वो एग्जम्पशन वगैरह वो रिवेट वेट लगा के 7 से 12 हुआ है, आपको याद होगा। क्यों? अपने कमलेश जी बताएंगे। पिछले साल ही हमें भरपूर छूट मिली है, खास करके वेतन भोगियों को। क्यों? अब सभी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों नमस्कार। आपको देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि पिछले साल एक बम्पर छूट दी गई थी सभी को, जो कि 7 लाख के लिमिट को उठा के 12 लाख कर देगा। आज तक इतना बड़ा किसी को एग्जेम्पशन इस लेवल पे कभी नहीं बेनिफिट दिया गया था, बट एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस बार। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलीफ मिले या एग्जेम्पशन बढ़ाई जाए। सर आप तो झटका दे रहे हैं एकदम शुरू में ही। अब ये क्या बात हुई कि पिछले साल राहत दी गई और इसका मतलब ये है कि अगले साल यानी इस साल राहत नहीं मिलेगी? मैंने ये बोला है कि ना एग्जेम्पशन के स्लैब में कोई राहत होने की संभावना नहीं दिखती। ओके। अब दूसरे तरीके से बेनिफिट दे सकती है गवर्नमेंट, जैसे अभी आप पूछेंगे, आगे बात करेंगे उस पे। जैसे आपने शुरुआत की स्टैंडर्ड डिडक्शन से, अभी जो स्लैब है इनकम टैक्स एक्ट का कि 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए में 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है। तो 5-5 लाख % बढ़ता जाएगा और 4-4 लाख रुपए 24 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रेजिम में जो पिछले बजट में आया था, जो इस साल चल रहा है अभी। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंज नहीं है, जो आज से कई साल पहले था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्वेश्चन है कि जो आपने बोला कि चेंजेस, देखो हर बार लोगों का काम है, सरकार से एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हर बार इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट देना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि पिछले साल ही बम्पर
टैक्स स्लैब में अलग, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो उस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है जिस तरीके का आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टस मिले, इस तरह कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसा कि सीसी जी ने पहले ही बोला कि उन्होंने कुछ लोगों से बात की, सरकार की पॉलिसीज ऐसी होती है बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन एक साथ नहीं देती, तो उनको भी अपने खर्चे और एक्सपेंडिचर सारा बजट मेंटेन करना पड़ता है, डेवलपमेंट में चीजें लगानी पड़ती हैं, पैसे का सोर्स भी तो होना चाहिए आने का, तो उन सबको ध्यान में रख के किया जाएगा। लेकिन शिशिर जी, अभी लोगों के बीच में ये भी धारणा है कि भाई इनकम टैक्स का हम ओल्ड टैक्स रिजीम लें और न्यू टैक्स रिजीम लें, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम ही अब अस्तित्व में आने वाली है और इसी पर ही रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगी। क्या न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम के भी कुछ फायदे की उम्मीद लगाई जा रही है? किस तरह की बातें की जा रही हैं? जी जी, आपने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा है, क्योंकि अब ओल्ड टैक्स रिजीम मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको बहुत दिन तक चलाना चाहेगी। उसमें धीरे धीरे सारे जो ल्यूक्रेटिव पॉइंट्स थे उसको धीरे धीरे गौन करती जा रही है सरकार। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में देखें तो कई सारी ऐसी सुविधाएं थी जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अभी नहीं है। जैसे होम लोन आप लेते थे, होम लोन में जो ब्याज पर छूट मिलती थी, आप कहीं निवेश करते थे 80C में 1.5 लाख रुपए इसी बहाने आपके साल में बच जाते थे, पीपीएफ में लगा देते थे या कोई और जगह लगा देते थे, तो वो आपके पैसे बच जाते थे इसी बहाने। उसी तरह से थोड़ा सा बच्चों के पढ़ाने लिखाने पर एजुकेशन लोन में भी इस तरह की कुछ छूट थी। तो अब जबकि न्यू टैक्स रिजीम को काफ़ी लिक्विडेटिव बनाया जा चुका है, 12 लाख रुपए तक उसमें सारा कुछ रिबेट दिया जा रहा है, तो अब सरकार से इस तरह की मांग हो रही है। शायद ICAI इंस्टीट्यूट ने भी इस तरह की मांग की है कि न्यू टैक्स रिजीम में ही कुछ सेक्शन जोड़कर कम से कम होम लोन पर तो थोड़ी सी छूट दे दें, या तो ब्याज के रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर या फिर रिपेमेंट ऑफ जो मूलधन होता है उसका। सही समझते हैं कमलेश सर, ICAI की तरफ से किस तरह के प्रपोजल्स या सुझाव दिए गए या किस तरह की मांग रखी गई है टैक्स पेयर के लिहाज से? और जैसा शिशिर जी ने जिक्र किया कि भाई न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम के कुछ बेनिफिट्स को जोड़ दिया जाए। एक और भी नया मैं चीज पढ़ रहा था, उसमें यह था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली अगर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो ये भी एक व्यवस्था बने जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो। बताइए सर, पूरा ICAI ने क्या कुछ डिमांड्स रखी हैं? सर देखिए, ICAI ने जो हर इंस्टीट्यूट, जो हर कंट्री के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बॉडी होती है, जिस तरह के चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ये सब लोग अपने ना प्री मेमोरेंडम भेजते हैं बजट से पहले। प्री बजट मेमोरेंडम भेजते हैं जिसमें वो सरकार को सजेशन देते हैं कि इस पॉइंट पे आप चेंजेस कर सकते हैं। मानना ना मानना सरकार का काम है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग अपने प्री बजट मेमोरेंडम भेजते हैं अपने अपने, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रैक्टिकल अपनी डिफिकल्टीज को फेस कर रही है। तो इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को लोगों को समझती हैं और सरकार को अपने प्रपोजल देती है, सो दैट टेक्निकल जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है सरकार उस प्रॉब्लम को एड्रेस करे अपने बजट के थ्रू। तो ये हर साल इस तरह का प्रोसेस चलता है। जो इस बार की बात हो रही है, जो बजट 2026 में आ रहा है 1 फरवरी 2026 को, इसके अंदर ICAI का हर बार भागीदारी होती है, इस बार भी ऐसे ही है। ICAI ने बहुत ज्यादा टैक्स रिबेट इंडिविजुअल के केस में नहीं माना है, कुछ नहीं बोला है इस तरीके से कि बहुत ज्यादा आप टैक्स रिबेट करो, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि जो टैक्स लिटिगेशन है, जो टैक्स लिटिगेशन है उसको रिड्यूस किया जाए। जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस है, उसको इजी किया जाए, लोगों को इजी समझ में आए, लोग इसी आसानी हर चीज को बड़े आसानी से कर पाए। तो उनका ये है कि, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि ना इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सरकार क्या कर सकती है, जैसे मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में है, बट ओल्ड आज के डेट में अगर हम ओल्ड और न्यू का कंपेयर करें, उसकी वेटेज खत्म हो गई है ओल्ड की, क्योंकि उसके बावजूद भी ओल्ड में टैक्स ज्यादा आएगा, तो कौन लेना पड़ेगा। तो हमें क्या अभी लगता है कि और 1-2 साल साथ चलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम, वो जो बेनिफिट आप लोगों ने बात की, जैसे मेडिकल वाली बेनिफिट आजकल मिलता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम, उसको एटलीस्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में इंट्रोड्यूस कर दो, न्यू टैक्स रिजीम में ले।
इसी तरीके से जो दूसरे, जैसे आपने हाउसिंग लोन की बात करी, क्या है कि हाउसिंग लोन पे अगर घर खरीदने में डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, लोग अपना घर कम खरीदने की तरफ जाएंगे। अगर ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए तो शायद लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर को खरीद पाए। एक इंसेंटिव हो जाएगा। देखो, दो बातें हैं। एक होता है कंपलसरी, आदमी पहले मजबूरी में टैक्स बचाने के लिए ही सही अपनी सेविंग कर लेता था, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल छोड़ दिया, टैक्स बढ़ा के छोड़ दिया, तो आदमी अपनी सेविंग नहीं कर पाता, अपने खर्चों में उलझा रहेगा। अगर उसको मजबूरी में सेविंग करना पड़े टैक्स बचाने के लिए, तो कम से कम वो फ्यूचर के लिए अपना एक कॉर्पस जोड़ पाता है इसी बहाने। तो इसलिए आईसीआई की जो रिकमेंडेशन बहुत सारी हर बार देता है। वो चाहते हैं कि टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी को आसान किया जाए, अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए, लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है कि ताकि ना लोगों को इजी में समझ में आए और किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। लीगल, जैसे डीक्रिमिनलाइजेशन की बात की है, मतलब कि बहुत सारे एक्ट के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज माननी जाएगी आपके, तो उसको ना जो बोनाफाइड लोग हैं डीक्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए, ताकि जो बोनाफाइड हैं उनको रिलीफ मिल पाए। क्योंकि प्रोसिक्यूशन फाइल होगा, जेल जाएंगे। जैसे फॉरेन में कई लोगों ने बैंक, एग्जांपल मैं बताऊं, कई बार ऐसा होगा लोगों ने बैंक अकाउंट खोल लिया बाहर, इंडिया के बाहर, वो रेजिडेंट इंडिया में कभी गए वहां खोल लिया, और उन्होंने गलती से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया। इसमें ह्यूज पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस है। अब उन्होंने कोई इनकम नहीं कमाई, लेकिन उन्होंने ये गलती की कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में डिस्क्लोज नहीं किया, तो ह्यूज प्रोसिक्यूशंस और ये पेनल्टीज का है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ताकि वो थोड़ी बहुत पेनल्टी देके चाहे डिस्क्लोज कर ले। इस तरह की चीजें हैं सर। अच्छा, जो सवाल मैं पीछे एक दिन मेरे माइंड से स्किप कर गया था, वो मैं शिशिर जी से ही इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि कमलेश सर तो एकदम हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं, नॉन पॉलिटिकल वो व्यक्ति हैं, इसलिए पॉलिटिकल सवाल उनसे नहीं कर सकते। शिशिर जी, ये तो कमलेश जी ने तो कह दिया कि भाई इस बार बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो पिछली बार दी जा चुकी है, और एक आपको कहें कि एक रास्ता दिखा दिया गया है कि आगे किस तरह से टैक्स को लेकर देश बढ़ने वाला है। लेकिन साहब, आसाम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, और जब चुनाव होता है आम बजट से इतर भी, आम चुनाव से इतर भी अगर चुनाव राज्य में होता है, बड़े राज्यों में चुनाव होता है, तो कहते हैं कि लोक लुभावन बजट, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी अखबारों की होती हैं। तो क्या लोक लुभावन बजट की उम्मीद ना करें? अब आपने कहा कि चुनाव पश्चिम बंगाल में है या किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में है, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स में ही छूट देके वहां के मतदाताओं को रिझाया जाए। हो सकता है कि कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की घोषणा हो जाए। हो सकता है कि अभी अभी आपने देखा ही होगा कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री गए थे, वहीं से हरी झंडी उन्होंने दिखाई, और वो गई भी पश्चिम बंगाल से असम की तरफ। तो इस तरह की योजनाओं का भी उस राज्य को सौगात मतलब मिल सकता है। अब जहां तक बात है इनकम टैक्स की, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो इनकम टैक्स में रिलीफ मिली, 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया, तो हम आपको तो लग रहा होगा कि कुछ 1 लाख रुपए या कुछ 1,000 रुपए हमारे बच गए, लेकिन सरकार के खाते में जानते हैं कितने का लगा है फटका? 1.5 लाख करोड़ रुपए का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन कम होने का अनुमान है। चूंकि अभी तो पूरा साल बीता नहीं है और अभी उसके आंकड़े आए भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि सिर्फ इस प्रावधान से इनकम टैक्स की वसूली 1.5 लाख करोड़ रुपए कम होगी। तो अब सोचिए कि एक इस प्रावधान से सरकार का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हर साल जैसे इस साल फिर करेंगे तो वो 1.5 लाख करोड़ रुपए तो नुकसान होगा, हो सकता है कि और बढ़ जाए वो रकम, 2 लाख करोड़ हो जाए, 2.5 लाख करोड़ हो जाए। तो साहब सब आपको छूट ही दे देंगे, तो सरकार फिर अपने खर्च चलाने के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, आपके रेलवे के लिए, आपके डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से पैसे लाएगी? अभी कहा जा रहा है कि नहीं, डिफेंस पे इस बार जो है बढ़ाया जाएगा डिफेंस एलोकेशन। क्यों भाई? तो देखिए सब तरफ तो दुश्मन ही सर उठा रहे हैं, जियो पॉलिटिकल जो है कुछ अलग तरह से माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में। तो ऐसे में अपने घर में तो लाठी डंडा भाला
तलवार सब मजबूत तो सब करते हैं, तो हमारी सरकार भी करेगी, कुछ नए हथियार खरीदेगी, कुछ नए एयरक्राफ्ट के डील होंगे, तो इसके लिए बजट एलोकेशन तो बढ़ाना होगा। तो आपका खर्च बढ़ रहा है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लोगों को फ्री में अनाज भी चाहिए, लोगों को सब्सिडी भी चाहिए, लोगों को और भी कुछ चाहिए, और आप कहते हैं कि टैक्स भी हमें रिलीफ मिले। तो सब चीज़ करेगी तो सरकार पैसे लाएगी कहाँ से? अल्टीमेटली हमारे आपके टैक्स के खर्चे पैसे से ही सरकार का खर्चा चलता है। इसी टैक्स के पैसे से सरकार सब जगह पैसे देती है, इसी टैक्स के पैसे से सब चीज़ होता है। तो अब देखिए, अब है कि क्या बाजीगरी, क्या जादूगरी करती हैं वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री के ऊपर निर्भर है वो क्या क्या करें क्या ना करें, लेकिन करना तो उन्हीं को है, उन्हीं के पास सारे पैसे का हिसाब है, उन्हीं को खर्च करना है, उन्हीं को पैसे जुटाना भी है। कमलेश सर, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट में ये कहते हैं कि जो पेंशनर्स हैं या जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं। उनके लिए क्या बजट में कुछ राहत रियायत आपको मिलती हुई दिखाई देती है? और उनके कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि आप भी लगातार ऑफलाइन ये डिस्कस करते हैं कि इस तरह के सवाल आए थे, इस पर हम आगे बात रखेंगे। सीनियर सिटीजन्स किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? सब देखिए, सीनियर सिटीजन आज की डेट में अगर न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए एक्स्ट्रा नॉर्मल पीपल से। तो इसलिए सरकार को डेफिनेटली उनके बारे में सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टैक्स में या उनकी एक्स्ट्रा डिडक्शन देके, एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन देके, एक्स्ट्रा लिमिट बढ़ा के उनके लिए कम से कम जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। या सीनियर सिटीजन को मेडिकल बेनिफिट दे देना चाहिए, सीनियर सिटीजन को और कोई एग्जेम्पशन देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पेंशनर है उनको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस तरह के बेनिफिट्स उनको देना चाहिए, क्योंकि वो समाज के हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन है औरों की तुलना में। क्योंकि क्या होता है कि जब बुढ़ापे में बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, खर्च बहुत बढ़ जाता है, तो मेडिकल खर्चों में एटलीस्ट इस तरह के बेनिफिट एक्स्ट्रा देना चाहिए सीनियर सिटीजन को, भले आप अगर टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा रहे हैं तो। एक सवाल सर ये भी है कि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आंकड़ों पर अगर गौर करें, तो भारत के लोगों की तरफ से अच्छी खासी बचत की जाती है। भले ही उसको इन्वेस्टमेंट में वो सही तरीके से प्रॉपरली नहीं लगाते, लेकिन कहा यह जाता है कि मान्यता यही है, रिकॉर्ड्स जो कहते हैं, आंकड़े जो बताते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं शिशिर जी, कि बचत भारत के लोग काफ़ी अच्छी तादाद में करते हैं। अब मैं इस सेविंग को सरकार इन्वेस्टमेंट के उन कौन कौन से टूल को मोटिवेट करेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लगातार लोगों का रुझान बढ़ा है, कई सारे डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, म्यूचुअल फंड में भी निवेश हो रहा है, लेकिन इससे इतर जो मार्केट से हटकर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे पीपीएफ की बात हो, एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स आप करते हैं, आरडी आप करते हैं, एनपीएस हो या सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह, अगर अलग अलग पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार किस विजन के साथ लोगों को मोटिवेट कर सकती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देख, जैसे आपने कहा सीनियर सिटीजन स्कीम ऑलरेडी चल रही है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सीनियर सिटीजन को एक टैक्स में, जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के जो टैक्स रेट है, हो सकता है सीनियर सिटीजन के लिए कुछ आप रिलैक्सेशन दे सकते हो वहां पे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए एग्जाम फ्रॉम टैक्स है सभी के लिए। तो इसको आप 2 लाख के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए बढ़ा सकते हो, या तो सभी के लिए बढ़ाओ या एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए आप बढ़ाएं। तो इस तरह के जो मोटिवेट करेगा सीनियर सिटीजन को आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का। ये में आपने कहा कि ऑलरेडी जैसे बॉन्ड्स होती हैं, बॉन्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट एक्स्ट्रा दे सकते हो। यानी जो आप रेट इंटरेस्ट चल रहा है थोड़ा सा बढ़ा के सीनियर सिटीजन को नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके आप उनसे सरकार उनको मोटिवेट कर सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। शिशिर जी, जो मैंने कहा बचत वाली बात कि भारत में बचत काफी अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, सुधार करना चाहेंगे? मेरा भी यही मानना है, मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि नहीं, बचत जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो लोगों के पास बचाने के लिए पैसे अतिरिक्त होते नहीं हैं। अच्छा, पहले जब 80C था ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो उसमें लोग
टैक्स बचाने के लिए ही सही साल में 1.5 लाख रुपए बचा लेते थे, जोड़ लेते थे। अब जबकि टैक्स बचाने के लिए आपको पैसे बचाने की कोई बाध्यता रही नहीं, तो लोग अपने खर्च को पूरा करने में, बच्चों की पढ़ाई में, ऑफिस आने जाने में, उसके बाद एक आध दिन आप सप्ताह में कहीं बाहर खा लिए तो पता चलता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा, महीने के अंत होते होते अकाउंट में 433 रुपए बचे हैं। तो जब इतने कम पैसे बचे हैं तो आप कहाँ पीपीएफ और एसआईपी के चक्कर में पड़ेंगे? आप खाओ पियो ऐश करो, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। इस तरह के लोग अब बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखिए, सरकार तो कह रही है कि ठीक है सारे पैसे इकोनॉमी में जा रहे हैं, लेकिन बचाना भी जरूरी है। बचाना इसलिए जरूरी है कि जब आप पैसे बचाएंगे आपका सेविंग रेट बढ़ेगा, तो वो पैसा बैंक को मिलेगा, वो पैसा फिर वो रीलैंड करते हैं, वो इकोनॉमी में जाएगा, फिर वो इंडस्ट्री के पास जाएगा, इंडस्ट्री कोई उद्योग धंधा लगाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसमें रोजगार मिलेगा। तो एक तरह से कहिए कि बचत भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। एक समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग सेविंग रेट के लिए जानी जाती थी। यहाँ 32% रेट ऑफ सेविंग था। तो लोग कहते थे कि इकोनॉमी को कुछ भी हो जाए, बाहर दूसरे देशों में कुछ भी हो जाए, भारत में बचत का दर काफी अच्छा है। और इसी बचत दर के बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी बड़ी मंदी को, बड़े बड़े संकट, आर्थिक संकट को झेल गई। अच्छा कमलेश सर, जब बजट स्पीच होती है वित्त मंत्री की, तो मीडिया की नज़र 2 पॉइंट्स पर रहती है, क्योंकि हमारे दर्शक उन्हीं को सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं उस वक्त। उस बजट का सबसे ये कहें कि यूएसपी वही होता है। एक तो इनकम टैक्स की स्लैब में क्या परिवर्तन हो रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, इसकी तो हमने चर्चा कर ली। और दूसरा होता है भाई क्या सस्ता और क्या महंगा। तो क्या सस्ता और क्या महंगा की अगर बात करें जीएसटी को लेकर, तो हमने 22 सितंबर को देखा ही कि जो बदलाव किया गया, जो आया फर्क। आगामी बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा के एंगल के हिसाब से आपको क्या नजर आता है, जो इनकम टैक्स और बाकी टैक्स के लिहाज से आप देखते हैं? शिशिर जी से भी इस पर समझेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि आपने देखा कि जिससे हम जीएसटी 2.0 बोल रहे हैं, जो अभी सितंबर में हुआ था, 22 सितंबर को ह्यूज चेंजेस किया गया। ह्यूज चेंजेस का मतलब, जीएसटी एक ऐसा एक्ट है, उसमें रेट का गेम है। रेट कम कर दिया, रेट ज्यादा कर दिया, कुछ गुड्स पे ऑलमोस्ट सभी पे कम कर दिया गया था। ऑलमोस्ट सभी पे 12 वाली स्कीमिंग कैटेगरी खत्म कर दी गई। तो 12 वाली जो टैक्सेस को 5% की कैटेगरी में ला दिया गया, कुछ 18 वालों को 5 में डाल दिया गया, 28 को 18 में कर दिया। इस तरीके की चेंजेस, ह्यूज चेंजेस किए गए थे। तो बहुत रेट में कुछ गुड्स पे जो प्रॉब्लम, क्योंकि तब से अब तक जो स्टेक होल्डर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है किसी को पहले इनपुट मिल रहा था, अब इनपुट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या है कि इन्होंने अपने मेमोरेंडम में डाला होगा, पोस्ट बजट मेमोरेंडम में लोगों ने डाला होगा, जितने एसोसिएशन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हो सकता है कि उनको रिलीफ मिला जाए जिसको प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से। कई बार क्या होता है, रेट तो कम हुआ है लेकिन टैक्स ज्यादा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कैसे जा रहा है? जब इनपुट पहले आप 18% मिलता था, अब 5% के आने की वजह से उसका इनपुट ही बंद हो गया। जब इनपुट बंद हो गया तो पहले 18% इनपुट मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो लोअर में देखा है, हो सकता है कि आपको थोड़ा पैसे, हो सकता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको इनपुट नहीं मिला तो कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी। तो इस तरह के पोजीशन है। हो सकता है किसी बिजनेस में कई जगह पे इनपुट ब्लॉक्ड है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने, हो सकता है कि इस जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इस तरह का कोई रिलीफ मिल सकता है। और क्योंकि देखिए एक तो अभी आजकल जियोपॉलिटिकल और इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे, टैरिफ और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को वर्ल्ड में सारे कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टैक्सेशन कम हो, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल चल रहा है, इस तरह का टैरिफ वॉर चल रहा है, लोग इंडिया में खुद की कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव्स इसमें ला सकती है। बिल्कुल सर, इस चीज को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट कहा कि मतलब जो पूरी टैरिफ वॉर चल रही है, जिस वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स, मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्शन करके अमेरिका में अपना सामान भेजते थे, और अब वो 50% टैरिफ के कारण कहीं ना कहीं अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कोशिश हो सकती है
कि उन मैन्युफैक्चरर्स को वो कुछ फायदा दे दें। सर, उस सेक्टर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे रिलीफ मिल सकती है, स्पेसिफिकली थोड़ा अगर इसमें बताना चाहें। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हैं, जितने भी इस तरह के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और नॉट ओनली जेम्स ज्वेलरीज भी आती हैं। जेम्स ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है सर। देखो क्या, क्योंकि ये बहुत चीजों इम्पैक्ट, मेडिसिन हो सकती है, मेडिकल फील्ड की चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है हमारे। तो उसको कवर करने के लिए, उनको मोनेटाइज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स ला सकती है गवर्नमेंट। हाँ सर प्लीज। ड्यूटी ड्रॉबैक हो सकते हैं उनके लिए, इंसेंटिव्स हो सकते हैं। बल्कि आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये भी डाला हुआ है कि ऐसे लोगों को जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उनको ऑडिट भी करवा दिया जाए, सो दैट ना गवर्नमेंट सही डिसीजन ले जाएगा, और इमीडिएटली जो उनको रिफंड मिलना है, इंसेंटिव्स मिलना है, विदाउट एनी डिले, व्हेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब उसको वेरीफाई कर दे, इमीडिएटली सरकार उसको दे दे। इस तरह की चीजें आईसीआई ने उनको रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जी जी, मैं इस पर थोड़ा सा और रोशनी चाहूंगा कि आप डालें शिशिर जी। दो तीन चीज, एक तो क्या सस्ता क्या महंगा, दूसरी चीज जो सर ने कहा कि टैरिफ का फायदा जो है हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स कम करके सरकार दे सकती है, तो उससे भारत में लोगों को किन किन प्रोडक्ट्स में राहत और रियायत मिल सकती है, इस चीज को थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, वो जमाना चला गया जब क्या सस्ता क्या महंगा केंद्रीय बजट से तय होता था। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू हो जाने से पहले तक किसी वस्तु पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था और स्टेट का सेल्स टैक्स लगता था। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार का होता है और उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार को था, और यह काम होता था बजट के जरिए। इसीलिए लोग सोचते थे कि बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, किस पर सरकार घटाएगी, किस पर सरकार टैक्स बढ़ाएगी। जब से जीएसटी लागू हुआ तो ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बजट, ये सेल्स टैक्स, दोनों मर्ज हो गया और दोनों अब बन गया जीएसटी। जीएसटी घटाने बढ़ाने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है, ना तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री को है, ना राज्य सरकार के वित्त मंत्री को। जीएसटी काउंसिल को ये घटाने बढ़ाने का अधिकार है, और उसको बजट से कोई लेना देना नहीं। उसकी जब सरकार चाहे, जब जीएसटी काउंसिल चाहे, मीटिंग बुलाई जाती है और उसी में तय हो जाता है। उसके लिए न तो संसद में बजट पेश करना है, न संसद में पारित कराना है। जब जीएसटी काउंसिल चाहे, जिस पर चाहे घटा ले, जिस पर चाहे बढ़ा ले। इसलिए अब बजट से कोई लेना देना नहीं है घटाने बढ़ाने का। हाँ, अब बजट से सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है कुछ चीजों पर, मान लिया जाए ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पर अभी हालांकि अब इम्पोर्ट हो नहीं रहा है, सारा भारत में ही बन रहा है। तो कोई चीज जैसे लैपटॉप है या कोई भी चीज जो बाहर से आ रहा है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होगी, उसमें घटाने बढ़ाने का यदि फैसला होता है तो वो सस्ता महंगा हो सकता है। वो भारत की तरफ से लगाया गया टैरिफ कहा जी। जाएगा। अब यदि कोई दवाई है, सर्जिकल है, जो विदेशों से आती है, अपने यहाँ नहीं बनती है, तो उस पे हो सकता है कि कुछ पे टैक्स घटा दे, कुछ पे टैक्स बढ़ा दे। बड़ी कमोडिटी जैसे स्टील है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने बढ़ाने का फैसला बजट में हो सकता है। कमलेश सर, लास्ट में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं देने जा रहा हूं अपने व्यूअर्स के प्रति। अगर आप वित्त मंत्री होते और इस बार का बजट आपको पेश करना होता, तो टैक्स के पर्पस से आप 2-3 कौन से फैसले लेते, भारत की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हो, आम आदमी को ध्यान में रखते हो? शिशिर जी, आप भी तैयार रहिए। देखिए, ऐसा है, एक तो जो आईसीआई का प्रपोजल गया हुआ है कि जो ज्वाइंट फैमिली वाली है टैक्सेशन, इस चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था, जिसको हमने आंसर नहीं किया, कि हस्बैंड वाइफ की जो ज्वाइंट फैमिली, न्यू कपल्स है, कपल्स का जो रिटर्न जानेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि फैमिली में एक हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ नहीं कमा रही है, और एक फैमिली में दोनों कमा रहे हैं, लेकिन उस पे क्योंकि ज्यादा इनकम होने की वजह से इंडिविजुअल का टैक्स बर्डन ज्यादा चला गया और डिस्पोजल इनकम कम हो गई। तो शायद इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ बेनिफिट जो मैरिड कपल्स हैं उनको बेनिफिट मिले, इस तरह के बेनिफिट जरूर देने चाहिए। ठीक है, बाकी जो टैक्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, पैनल प्रोविजन हार्श पैनल नहीं होने चाहिए।
जो इनकरेज करे लोगों को टैक्स चोरी से बचने के लिए। डिस्क्लोजर में जाना चाहिए कि आदमी अपनी मर्जी से टैक्स देने के लिए मोटिवेट हो। ये ना हो कि भाई किसी को इनकम जनरेट हो गई, उसको घुमाता फिर रहा है इधर उधर, या सही से चैनल में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पैसा सिस्टम में आएगा, टैक्स रेट कम होगा। जितना टैक्स रेट कम होगा उतना ब्लैक मनी या इस तरह की चीजें कम होंगी। इस तरह से कम होंगी तो जो डेवलपमेंट होगा, आई थिंक मेरे समझ में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट में पैसा आएगा अगर चैनल के अंदर पैसा जो ब्लैक मनी के रूप में है वो अगर बैंकिंग चैनल में आता है सर, जिससे डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी भारत के। और वैसे भी आजकल हम लोग डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। इन सब चीजों को, अगर मैं फॉरेन की बात करूं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कैश और बैंक में डिफरेंस ही नहीं है। कैश में पेमेंट कर दो, बैंक में कोई लिमिट नहीं है, जैसे मर्जी कर दो। तो इस तरह की चीजें अगर होती है तो बहुत आसानी होगी। लेकिन फिर अगेन दूसरी चीजें प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो तो सरकार ने डिसीजन लेना है। बट मुझे लगता है टैक्सेशन कम से कम होना चाहिए, जिससे डिस्पोजल इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। शिशिर जी, एक दिन के सीएम की फिल्म आई थी नायक अनिल कपूर की, 1 मिनट का मैंने आपको एफएम बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर। बताइए। नहीं, देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, वो भी आर्थिक पत्रकार। मुझे पता है कि ये सब कोरी कल्पना की बातें हैं। जो काम जिसका है वो उन्हीं को करने दिया जाए, हम लोग बेवजह उसमें। आप अगर वित्त मंत्री होते तो क्या करते? देश का ध्यान रखते हुए और मैं आपको आम आदमी का ध्यान रखते हुए, किस्सा दोनों की नजर शेयर करता हूँ ना। गोल मोल मत बताइए, आप किस्सा मत शेयर कीजिए, मैं आपको बताइए क्या एक करना किस्सा चाहिए। शेयर करता हूँ। उस समय पी चिदम्बरम थे देश के वित्त मंत्री, और मैं रिपोर्टिंग किया करता था। और इसी तरह से एक मैंने कठिन सवाल उनसे पूछ लिया, तो वो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए और मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए और बताइए कि आप क्या करते। तब भी मैंने यही कहा था कि सर, मेरा काम रिपोर्टिंग है, मेरा काम रिपोर्ट करना है, आप जो बताएंगे मैं वो रिपोर्ट करूंगा। मैं देश का वित्त मंत्री नहीं हूँ और मेरा काम बजट बनाना नहीं है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरा काम बजट बनाना नहीं है, ये वित्त मंत्री का काम है, और वित्त मंत्री को ही करने दीजिए। हमें कयास लगाने के लिए आप मजबूर ना करें। हम तो भाई रिपोर्टिंग के लिए बने हैं, रिपोर्ट कर देंगे जो वित्त मंत्री करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं कि भाई व्यूअर्स जरा बता दीजिए, व्यूअर्स के मन में क्या है, कितनी आसानी से जो क्रिकेट में होता है ना डक करना, अगर बाउंसर आती है तो नीचे झुककर वो ऊपर से सवालों को जाने देता है, उस तरह से गेंद को जाने देता है, उसी तरह सवाल को डक कर दिया शिशिर जी ने। लेकिन व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है, आप किस तरह की राहत चाहते हैं वित्त मंत्री से आगामी बजट को लेकर, अपने कमेंट्स कीजिएगा। और चूंकि अभी 1 फरवरी को ये बजट आएगा, आपके जो कमेंट्स में सवाल आएंगे तो जरूरी नहीं कि अगले हफ्ते ही हम धन की बात कार्यक्रम पर चर्चा करें आपसे। हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी आपके सवालों और शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। कमलेश सर, कोई क्लोजिंग रिमार्क आपका कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक बात और बता दूं, जो भी आईसीआई की कंपटीशन थी, जो लोग एफ&ओ में डील करते हैं, ठीक है, उसमें 44 ऑप्शन में जो डेरिवेटिव्स में जी, तो उसको भी थोड़ी सी ना स्ट्रीमलाइन कोई गाइडेंस की जरूरत है, ताकि टैक्सेशन का सिस्टम एक हो। कोई 44AD में लेता है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन में कोई नहीं ले रहा है। इस पे बहुत क्लैरिटी रहेगी तो लोगों को बहुत आसानी होगी। जी ठीक है शिशिर जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो धन की बात की कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। हमने पूरी कोशिश की कि आम आदमी से लेकर टैक्स में क्या रियायत या क्या राहत मिल सकती है और किस तरह की दुश्वारियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्या आपकी जेब पर असर पड़ेगा, सारी चीज़ों को कवर करने की हमने कोशिश की। फिर भी इस समय में हम समझ सकते हैं कि सीमित समय होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जा सकती। जो पॉइंट, जो टॉपिक छूट गया है या जिसमें क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल धन की बात के आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमलेश सर का और शिशिर जी का। नमस्कार।